मॉम, मैं सोच रही थी आज ये महाशय को ऑफिस लेकर जाऊं, पर ये घर पे ही नहीं है। और मेरी किस्मत इतनी फूटी हुई क्यों है? आपने मेरी शादी इस गधे से क्यों कराई है? શું કરે છે? तुझे ऊपर जाने की बहुत जल्दी है? ऊपर जाने की? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो शांति से बैठ ना, क्योंकि तेरे सवालों का जवाब ऊपर तेरे पप्पा दे सकते हैं। तेरे साथ साथ मेरी भी किस्मत फूट गई। कम ऑन मॉम, ये कैसा जोक है? जोक? मजाक मैं कर रही हूँ या तू? पिछली बार उसको ऑफिस लेके गई थी तो याद है ना क्या हुआ था? फिर से उसको लेके जाके अपना मजाक उड़वाना चाहती है? आप बहुत फिक्र करती हो। आपको क्या लगता है मैं गधी हूँ? मैं उसको लेके जाऊंगी और वापस अपनी बेइज्जती कराऊंगी। मैं उसे बस ऑफिस तक लेके जाऊंगी, अंदर आने नहीं दूंगी। फिर वो ज्वेलरी शॉप में जाएगा, मेरा नेकलेस लेगा और घर वापस आ जाएगा। और वैसे भी इससे ज्यादा मैं उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकती। अभी चित्रा और अनिका नक्श को बुरा भला कह ही रहे थे कि तभी नक्श वहां आ गया। भाई साहब का एटीट्यूड देखने लायक था। जब अनिका ने देखा कि नक्श उसे इग्नोर करता हुआ अपने कमरे की तरफ जा रहा है, तो अनिका को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। ये लो, आ गए साहबजादे नैन मटक्का करके। मॉम अभी नहीं, प्लीज प्लीज, मुझे ऑफिस के बहुत लेट हो रहा है और विहान मेरा वहां पे वेट कर रहा होगा। विहान का नाम सुनते ही नक्श के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। देखो, आज तुम्हारी काम चोरी की बात हो रही है और तुम आ गए। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। तुम मेरे साथ ऑफिस चलो, उसके बाद ज्वेलर शॉप से मेरा सेट उठाना और फिर घर वापस आ जाओ। देख क्या रहे हो? चलो अब, तुम्हारे वजह से ऑलरेडी मुझे बहुत लेट हो गया। नक्श चित्रा से तो कभी कभार बहस कर लिया करता था, लेकिन वो अपनी वाइफ अनिका से कभी भी जुबान नहीं लड़ाता था। चलो। अनिका और नक्श कुछ ही देर में अनिका के ऑफिस पहुंच गए। अनिका जब अपने कैबिन में पहुंची तो उसका दोस्त और बिजनेस पार्टनर विहान बजाज पहले ही वहां बैठा उसका इंतजार कर रहा था। यार अनिका, मैं पिछले 1 घंटे से बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ये आदमी इतना खाली है कि 1 घंटे से यहाँ बैठ के मेरी बीवी का इंतजार कर रहा है। आई एम सो सॉरी विहान। क्या है ना, कुछ लोगों के कारण देर हो जाती है। अनिका की बात सुनकर विहान के 1 घंटे इंतजार करने की शिकायत एक पल में ही गायब हो गई और वो बस मुस्कुराते हुए अनिका को ही देखे जा रहा था। वो आज बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा था। विहान, आज तुम बहुत ज्यादा खुश लग रहे हो। कोई लॉटरी तो नहीं लगी तुम्हारी? भाई साहब, अब तुम्हारा आना किसी लॉटरी से कम है क्या? भाई साहब, ये मत भूलिए कि आप एक ऑफिस में हैं और ये भी मत भूलिए कि आपको दोस्ती की सीमा नहीं लांघनी है। तुम चुप रहो। विहान, मैं समझी नहीं, तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे थे? विहान समझ गया था कि अनिका उसकी बात से थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई है, इसलिए उसने झट से बात बदल दी और बोला, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आज मैं इतना खुश क्यों। इम्पोर्टेंट ये है कि मैं आज तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेके आया हूँ। मेरे लिए? जी हाँ, ये देखो अनिका, तुम्हारे लिए रेयर डायमंड का नेकलेस। जी हाँ। वाओ, कैसा लगा? अच्छा लग रहा है ना? अनिका, ये असली डायमंड का नेकलेस नहीं है, बल्कि ये तो कॉपी है। यकीन मानो मेरा, ये फेक है अनिका। अनिका नहीं जानती थी कि नक्श भानुशाली खानदान से ताल्लुक रखता है। भानुशाली ग्रुप रेयर डायमंड के बिजनेस में भी है और क्योंकि नक्श भानुशाली ग्रुप का हिस्सा रह चुका था, इसलिए उसे डायमंड की अच्छी खासी परख थी। नक्श ने तो सही इरादे से अपना काम कर दिया था, लेकिन अनिका को नक्श की बात कुछ रास नहीं आई। तुम्हें बोला है ना, बीच में मत बोला करो, चुप रहो। नक्श की बात सुनकर विहान को भी ये समझ आ गया था कि अब वो उस फर्स्ट कॉपी नेकलेस को ओरिजिनल बताकर अनिका को बेवकूफ नहीं बना सकता है। हाँ, ये मतलब असली रेयर डायमंड नेकलेस नहीं है, पर इसका एक एक हीरा असली है। बस इसकी क्वालिटी रेयर डायमंड नेकलेस से थोड़ी सी कम है। पर अनिका, मुझे
जब भी रेयर डायमंड नेकलेस मिलेगा ना, मैं डेफिनेटली तुम्हारे लिए लेके आऊंगा, मैं प्रॉमिस। वाह, बहुत अच्छी बात है। मतलब रेयर डायमंड नेकलेस इस दुनिया में सिर्फ 10 बने हुए हैं और ये भाई साहब लेके आएंगे। ऐसे इंसान का तुम भरोसा नहीं कर सकती हो। अरे झूठ बोल रहा है तुमसे, आगे भी झूठ बोलेगा, कोई काम का नहीं है ये। और तुम्हें रेयर डायमंड नेकलेस की क्या जरूरत है अनिका, जब तुम्हारे पास असली डायमंड है। आज अनिका को विहान की हरकत से ज्यादा इस बात पर हैरानी हो रही थी कि अचानक नक्श के अंदर हर बात का जवाब देने की हिम्मत कहां से आ रही है। तुम चुप रहोगे? नक्श के मुंह खोलने से पहले विहान को लगा था कि अनिका नेकलेस देखते ही उसके प्यार में पागल हो जाएगी। आखिर वो उसे कोई छोटी चीज नहीं, डायमंड का हार दे रहा था। अब पोल तो उसकी खुल चुकी थी, तो वो करता भी क्या? शांति से चुप बैठने के अलावा उसके पास करने के लिए और कुछ भी नहीं था। पर इस वक्त अनिका के पास विहान को दिलासा देने के अलावा और कोई चारा नहीं था। तो क्या हुआ विहान, अगर ये कम क्वालिटी वाला डायमंड नेकलेस है, ये नॉर्मल सी बात है। अब हर कोई वो रेयर डायमंड वाला नेकलेस तो नहीं खरीद सकता ना। और वैसे भी हमारे देश में ऐसे बस 10 ही हार हैं। और जहाँ तक मुझे याद है उसमें से एक हीरे की नेकलेस की नीलामी हुई थी और वो डायमंड नेकलेस कहीं 1.5 से 2 के बीच में, 2 करोड़ के बीच में बिका था। किसने खरीदी वो तो मैं नहीं जानती हूँ। पर यहाँ तुम्हें कोई रेयर नेकलेस लाने की जरूरत नहीं है, ये भी बहुत सुंदर है। आई रियली लव इट। एंड यू नो व्हाट, मैं इसको बहुत संभाल के अच्छे से रखूंगी। थैंक यू सो मच। अनिका की बात सुनकर तो विहान के जैसे तोते ही उड़ गए। इस हार को खरीदने में ही उसे पसीना आ गया था। भूल जाओ बेटा विहान, अनिका को इम्प्रेस करने में कंगाल हो जाओगे, कंगाल। वहीं नक्श अनिका को परेशान देखकर अपने किए पर पछताने लगा और सोचने लगा कि इतनी बड़ी बात हो जाने के बाद भी अनिका विहान का साथ दे रही है। लेकिन वो अपनी बदली हुई जिंदगी को इतनी आसानी से अपनी बीवी के सामने नहीं रखना चाहता था। वो अनिका को पाना चाहता था, उसका दिल जीतना चाहता था। अनिका, मैंने आज तक तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन आज मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं तुम्हारे लिए रेयर डायमंड नेकलेस लेकर आऊंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। मैं दुगनी मेहनत करूंगा, मैं वो सब हासिल करने की कोशिश करूंगा जो तुम्हारे अरमान है। आई प्रॉमिस। अपने दिल की बात अनिका के सामने रखने के बाद नक्श ने अनिका के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और उसके कैबिन से बाहर निकल गया। नक्श ने पलटकर अनिका की तरफ देखा तो अनिका भी उसी की तरफ देख रही थी। प्यार नहीं तो कम से कम नक्श अनिका का ध्यान अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो गया था। क्या नक्श को खुद से दूर रखकर मैंने कोई गलती तो नहीं की? ये क्या सोच रही हूँ मैं? विहान मेरा बिजनेस पार्टनर है, मेन इन्वेस्टर है। नक्श की इस हरकत की वजह से अगर विहान कंपनी से बैकआउट कर गया तो क्या होगा? नहीं नहीं, नक्श की वजह से मैं मेरी इतने साल की मेहनत को जायज नहीं जाने दूंगी। मुझे नक्श की नहीं, विहान की जरूरत है। सुबह का समय था और सारे एम्प्लॉयज अपने अपने काम में बिजी थे। लेकिन जब उन्होंने नक्श को कॉन्फिडेंस के साथ बाहर जाते देखा तो सब उसे घूरने लगे थे। कुछ लोगों ने तो अपना काम छोड़कर फुसफुसाना भी शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ वहीं अनिका का गुस्सा इस वक्त चरम पर था। आज पहली बार नक्श ने उसके साथ बदतमीजी की थी, इसलिए वो भी नक्श के पीछे पीछे कैबिन से बाहर आ गई। नक्श, ये क्या पागलपन है? तुम्हें किसने हक दिया कि तुम मुझे ये बेफालतू की सलाह दो? जब भी तुम्हें ऑफिस लाई हूं ना, तुम हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा ही करते हो। गलती हो गई मुझसे। गेट लॉस्ट नाउ, जल्दी जा। नक्श ने अनिका की इस बात का भी कोई जवाब नहीं दिया। वो जानता था कि वो जितना बोलेगा उतना ही अनिका का गुस्सा बढ़ता जाएगा। उसे अनिका से जो कहना था वो उसे कह चुका था। जैसे तैसे अनिका ने अपने गुस्से को दबाते हुए मामले को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन उसे क्या पता था कि अभी तो मामले की बस शुरुआत हुई थी। अबे ओ, रुक! बीते 2.5 सालों में जिस नक्श के मुंह से एक आवाज नहीं निकली, वो नक्श आज अनिका को सलाह दे रहा था। कैसे? नक्श की हिम्मत के पीछे कौन छुपा था? क्या नक्श का अपनापन देखकर अनिका के दिल में नक्श के लिए कुछ होगा, या फिर अनिका को बस अपने बिजनेस की ही पड़ी थी? विहान और नक्श के बीच क्या होगा?
क्या विहान गुस्से में नक्श पर हमला करने वाला था? अगर ऐसा हुआ तो क्या अनिका नक्श को बचाएगी या फिर विहान का दांव उल्टा पड़ता हुआ नजर आएगा? जानने के लिए सुनिए इंस्टा एम्पायर, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। जीरो डब्बा बोल। जब कोई आपकी खामोशी का फायदा उठाने लगे तो बोलना जरूरी हो जाता है। पहली बात, जो लड़की तुम्हारे सामने खड़ी है ना, वो मेरी बीवी है, तो बेहतर यही होगा कि तुम इससे दूर रहो। दूसरी बात, तुम्हारा दिया हुआ हीरे का नकली हार की कोई जरूरत नहीं है, ये मैं खुद इसे लाके दे सकता हूं। तो अपना ये ढोंगी दिखावा बंद करो। तीसरी बात, जिसकी खुद की जेब में नोट नहीं होते, वो चिल्लर बजा के दिखावा नहीं करते। और एक बोनस बात, दोबारा इस पेन को टच किया ना तो मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगा। नक्श ने विहान को अपने स्वैग के दर्शन करवा दिए थे। इसी के साथ नक्श ने विहान को एक बाजू ढकेला और ऑफिस से बाहर निकल गया। नक्श के वहां से जाने के बाद कुछ देर तक विहान वहीं खड़ा रहा, लेकिन इतनी बेइज्जती होने के बाद वहां रुकने का कोई सेंस नहीं था। तमाशा खत्म होने के बाद अनिका भी ऑफिस के अंदर चली गई। क्या देख रहे हो तुम लोग? गेट बैक टू वर्क। ये अंजी कॉर्पोरेशन का ऑफिस था जिसकी चेयरपर्सन अनिका थी। अपने कैबिन में जाने के बाद अनिका गुस्से से आग बबूला हो रही थी। पिछले कुछ महीनों से अनिका की कंपनी के हालात ठीक नहीं थे। वो मुश्किल से उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। क्या करे उसे ये समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे विहान मिला और जब उसकी दोस्ती विहान से हुई तब जाकर उसे पता चला कि वो एक बहुत बड़े परिवार से ताल्लुक रखता है। और बस यहाँ से अनिका ने विहान को अपने जाल में फंसाना शुरू किया। और आज विहान न सिर्फ उसकी कंपनी का बिजनेस पार्टनर है बल्कि मेजर इन्वेस्टर भी है। और विहान की वजह से ही अनिका की कंपनी अभी चल रही है। इस कंपनी के सारे लॉसेस विहान ही बेयर करता है और अनिका को इसकी बहुत जरूरत भी है। अनिका का विहान से दोस्ती करना कोई आसान काम नहीं था। कितने पापड़ बेलने के बाद वो उसके करीब आ रही थी। सब ठीक चल रहा था, सब कुछ अनिका के प्लान के मुताबिक हो रहा था, लेकिन नक्श ने आकर आज सब कुछ बिगाड़ दिया। जो लड़की तुम्हारे सामने खड़ी है ना, वो मेरी बीवी है। क्या जरूरत थी उसे विहान को ऐसा कुछ कहने की? हार भले ही नकली था, लेकिन ये सब कहकर उसका ईगो हर्ट करने की क्या जरूरत थी? अब पता नहीं वो उसकी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा या नहीं। अगर वो आज नक्श को अपने साथ नहीं लेकर आती तो अभी विहान उसके साथ बैठा होता। अंजी कॉर्पोरेशन के ऑफिस से बाहर आकर नक्श काफी खुला खुला महसूस कर रहा था और नक्श इस शुरुआत को बरकरार रखना चाहता था। तभी अचानक से नक्श का फोन बजा और जब उसने स्क्रीन पर अपने दादाजी का नाम देखा तो उसके चेहरे पर चालाकी वाली मुस्कान आ गई थी। मिस्टर भानुशाली, व्हाट अ कोइंसिडेंस। मैं भी आपको फोन ही करने वाला था और देखिए आपका फोन आ गया। अच्छा नक्श बेटा, तुम्हें अपने दादाजी की याद आ गई? अच्छा मजाक कर लेते हैं दादाजी। आपने मुझे फोन किया तो जरूर कुछ इंपॉर्टेंट काम होगा। वैसे मैं भी आपको एक बहुत ही खास काम के लिए फोन करने वाला था। ठीक है, तो काम की बात कर लेते हैं। अगले हफ्ते तुम भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ की कुर्सी पर बैठने वाले हो, तो मैंने तुम्हारी एक खास आदमी से मीटिंग फिक्स की है। एड्रेस तुम्हें व्हाट्सएप कर दिया है, तो तुम मुझसे कल मिल लेना। मुझे किसी को भी मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको भी मेरी 2 शर्तें पूरी करनी होगी। पहली शर्त, आपको आज के आज मेरे लिए एक रेयर डायमंड नेकलेस का बंदोबस्त करना होगा। और दूसरी, वो मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूं। और हाँ, वो काम भी बेहद खास है, जल्दी हो जाना चाहिए। नक्श पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा था और उसका एटीट्यूड 7वें आसमान पर था, जो यशवर्धन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। नक्श बेटा, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारी डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं? अभी तो तुमने भानुशाली ग्रुप ज्वाइन भी नहीं किया है। ज्वाइन करने के बाद पता नहीं क्या होगा। मेरी डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं। कम ऑन दादाजी, कैसे बातें कर रहे हैं आप?
जाहिर सी बात है कि आपने भी अगर मुझे ऑफिस बुलाया तो कोई डिमांड पूरी करने के लिए बुलाया होगा। इट्स ऑलवेज गिव एंड टेक दादाजी, आखिर तो आपका ही खून हूं ना मैं, और मेरी डिमांड पूरी हो जानी चाहिए। ये काम बेहद खास है, व्हाट्सएप कर रहा हूँ, जस्ट गेट इट डन। तुम बहुत नक्श उन्हें अपनी गलती का पूरा एहसास करवा रहा था और यशवर्धन उस एहसास में दबते हुए नजर आ रहे थे। फोन रखते ही नक्श ने देखा कि उसे व्हाट्सएप पर 3 मैसेजेस आए हुए हैं। एक उसके दादाजी का था और बाकी के दोनों उसकी बीवी अनिका के थे। अनिका ने उसे 10,000 रुपए भेजे थे और लिखा था, नक्श, तुमने कपड़े खरीदे? मैंने तुम्हें बोला था ना कि हम फैमिली गैदरिंग में जा रहे हैं, प्लीज भिखारियों जैसे मत आना। दरअसल अनिका के घर में आज फैमिली डिनर पार्टी थी और पिछली बार नक्श की वजह से उसे काफी कुछ झेलना पड़ा था, इसलिए उसने नक्श को इस बार पहले ही पैसे भेज दिए, जिससे जावेरी खानदान और बाकी के गेस्ट के बीच नक्श को लेकर कोई बात ना हो, वरना चित्रा और अनिका को अपना मुंह बंद करना पड़ जाता है। अनिका बेबी, अब तुम्हारे 10,000 रुपए की मुझे कोई जरूरत नहीं। मन ही मन सोचते हुए नक्श ने अपनी दूसरी शर्त को यशवर्धन तक पहुंचा दिया था। ऑटो। भाई साहब, गोल्डन डोमेन सोसाइटी। गोल्डन डोमेन सोसाइटी सूरत की ही नहीं बल्कि गुजरात की सबसे लग्जरियस सोसाइटीज में से एक थी और इस सोसाइटी से पूरे सूरत की खूबसूरती को नापा जा सकता था। दरअसल यही वो जगह थी जहां नक्श के दादाजी ने आज उसकी एक सीक्रेट मीटिंग फिक्स की थी। लेकिन नक्श किससे मिलने जा रहा है, इस बात की उसको कोई जानकारी नहीं थी। उसने सोचा ही नहीं था कि जिस इंसान से वो मिलने आया है वो कोई और नहीं बल्कि उसका चाचा दर्पण भानुशाली होगा। ये जानकर नक्श अपने चाचा से बिना मिले ही वहां से जाना चाहता था, लेकिन तभी अचानक से उसके कान में एक आवाज सुनाई पड़ी, नक्श, पिछली बार 2.5 साल पहले लगभग मिला था तुमसे, एंड आई मस्ट से पहले से काफी अच्छे और कॉन्फिडेंट लग रहे हो। अब क्योंकि दर्पण भानुशाली ने नक्श से बात करना शुरू कर दिया था, इसलिए नक्श किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता था। हालांकि नक्श ज्यादा बात नहीं करना चाहता था और अपने चाचा की शक्ल तो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता था। दर्शन काका, तमें सीधे पॉइंट पे आओ ने और बताओ भानुशाली फैमिली को अब मेरी क्या जरूरत है। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आपकी बातों में आकर मैं भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में भूल जाऊंगा या उसका नया सीईओ बनने से मना कर दूंगा, ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी। कोई डाउट मत रखना। શું થયું દર્શન કાકા? शायद आप ये बात भूल रहे हैं कि आप मुझे ज्यादा परेशान करना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अब भी खेतान एंटरप्राइजेस के शेयर्स मेरे नाम पे हैं। ये शेयर्स तो आप जानते हैं ना, जो आपने दादाजी और पापा को लेने से मना किया था। और ये शेयर्स आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है और भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए कितने इंपॉर्टेंट है अच्छी तरह जानते हैं। तो दर्शन काका, अगर मुझे गलती से भी कुछ हो गया ना, तो जो कुछ भी आप चाहते हैं मुश्किल से मिल पाएगा, शायद कभी भी नहीं। तो आइंदा मुझे रोकने की कोशिश मत करना। भानुशाली ग्रुप ऑफ कंपनीज पूरे गुजरात में एक बड़ा नाम था। छोटे से बड़ा हर बिजनेसमैन को भानुशाली ग्रुप की सारी जानकारी थी। 4 साल पहले मार्केट में उन्हें कंपटीशन देने के लिए कोई भी नहीं था, क्योंकि उस समय भानुशाली ग्रुप का सीईओ नक्श के पिता यानी जितेन भाई भानुशाली थे। जितेन भाई को बिजनेस की सारी एबीसीडी पता थी और यही वजह थी कि उन्होंने खेतान एंटरप्राइजेस के 40% शेयर्स खरीद लिए थे। उन्हें पता था कि आगे का मार्केट कैसी करवट लेगा और वो उसका पूरा फायदा उठाना चाहते थे। लेकिन ये बात दर्पण भानुशाली और यशवर्धन भानुशाली को पसंद नहीं आई और बिना कुछ सोचे समझे उन दोनों ने मिलकर जितेन भाई भानुशाली को भानुशाली ग्रुप से बाहर का रास्ता दिखा दिया।
जितेन भाई के जाने के बाद नक्श के चाचा दर्पण भानुशाली ने भानुशाली ग्रुप के सीईओ की कुर्सी संभाल ली। लेकिन वो अपनी कंपनी को संभाल पाने में पूरी तरह से फेल हो गए। अब उन्हें डूबते हुए तिनके का सहारा चाहिए था। और जब उन्हें पता चला कि जितेन भाई के खरीदे हुए शेयर्स आज मार्केट में तहलका मचा चुके हैं, तब भानुशाली खानदान को नक्श की याद आई। अब आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि नक्श के अंदर ये पावरफुल चेंजेस क्यों और कैसे आ रहे हैं। जी हाँ, नक्श के दोनों हाथ घी में जो हैं, और अब नक्श से कोई मुकाबला भी नहीं कर सकता है। नक्श की बात सुनकर उसके चाचा दर्पण एकदम शॉक्ड रह गए थे। उन्होंने सोचा नहीं था कि नक्श को खेतान एंटरप्राइजेस के बारे में सब कुछ पता होगा। वो नक्श को कच्चा नींबू समझ रहे थे और नक्श निकला पका हुआ बादाम। अब उनके पास नक्श से उलझने के लिए कोई वजह नहीं थी। गोल्डन डोमेन सोसाइटी से बाहर आने के बाद जब नक्श ने अपना फोन चेक किया तो उसके व्हाट्सएप पर उसके एक दोस्त का मैसेज था। अबे तू कहाँ रह गया? आ रहा है ना, लेट मत कर। आखिर नक्श कहाँ जाने वाला था? नक्श के किस दोस्त की एंट्री होने वाली है? क्या नक्श आज जावेरी खानदान का फैमिली डिनर अटेंड नहीं करेगा? अगर नहीं तो उसके बाद अनिका और चित्रा का क्या रिएक्शन होगा? अगर हाँ तो उस डिनर पार्टी में क्या होगा? क्या यशवर्धन नक्श की रेयर डायमंड नेकलेस वाली शर्त को पूरा करेंगे? नक्श की दूसरी शर्त का क्या होगी नक्श की दूसरी शर्त? क्या नक्श के चाचा नक्श को ऐसे ही सीईओ बनने देंगे या फिर वो उनकी चाल को समझ नहीं पा रहा है? जानने के लिए सुनिए इंस्टा एम्पायर ओनली ऑन पॉकेट FM।